बात करेंगे शिक्षण अधिगम के सिद्धांत की। ये जो पेपर होता है ये डीएलएड का पेपर है, फर्स्ट सेमेस्टर का सेकंड पेपर है। और ये जो पेपर है 50 अंक का होता है और इसमें 10 लघुत्तरीय प्रश्न पता किए जाते हैं और प्रत्येक प्रश्न जो होता है वो 2 अंकों का होता है। तो इसी वीडियो में मैंने लघुत्तरीय संभावित प्रश्नों को इकट्ठा करने की कोशिश की है, तो कहीं ना कहीं आपके लिए लाभदायक सिद्ध होंगे। तो ये वो क्वेश्चन है जिनको आप पढ़ने के बाद में मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा पेपर करके आओगे। तो ये केवल लघुत्तरीय प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न आपका 2 अंकों का है। तो इस वीडियो में मैंने 15 क्वेश्चन को चयनित किया है और ये क्वेश्चन आपके लिए कहीं ना कहीं लाभदायक सिद्ध होंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, संप्रेषण से आप क्या समझते हो? संप्रेषण को प्रभावित करने वाले कारकों का उल्लेख करो। मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, संप्रेषण जो होता है वो एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें एक व्यक्ति या समूह से दूसरे व्यक्ति या समूह तक विचारों, सूचनाओं, भावनाओं और दृष्टिकोणों का आदान प्रदान किया जाता है। यानी कि संप्रेषण कम्युनिकेशन जो होता है, दो व्यक्तियों के बीच जो बातचीत होती है, विचारों का आदान प्रदान होता है, चाहे वो समूह हो या व्यक्ति हो, तो संप्रेषण हम कहते हैं। तो संप्रेषण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हो सकते हैं? एक तो प्रेषक और प्राप्तकर्ता की समझ, यानी कि संप्रेषण तभी प्रभावी होगा जब प्रेषक जो कहना चाहता है वह प्राप्तकर्ता उसी रूप में समझता है, तब तो इफेक्टिव होगा। जैसे मैंने कुछ कहा तो उसने वही समझा। और यदि कोई भी पक्ष ठीक से सुनता है या समझता नहीं है तो संप्रेषण बाधित होगा। ये बात ध्यान देने की है, रटिए मत ना। ये सब चीज़ें इस पेपर में वो हैं कि जो एक कक्षा में टीचर और स्टूडेंट के बीच होता है। दूसरा है शारीरिक हाव भाव, यानी कि चेहरे के भाव, मुस्कान, क्रोध या कंधे उचकाना भी संदेश देते हैं और ये संदेश कभी कभी मतलब गलत समझे जा सकते हैं। तो यानी कि चेहरे का भाव कुछ कह रहा है, मुस्कान कुछ कह रही है, हम कुछ समझ रहे हैं, तो यहाँ संप्रेषण एक तरीके से मतलब ठीक नहीं होता है। मैं कह कुछ रहा हूँ और समझ कुछ रहे हैं। तीसरा है भाषा और शब्द। इसका मतलब क्या है कि इस्तेमाल की गई भाषा, शब्दों का चयन, व्याकरण भी संप्रेषण को प्रभावित करते हैं। जैसे कि अस्पष्ट या तकनीकी शब्दों का उपयोग करने से संदेश गलत समझा जाता है। तो कभी कभी हम कहते हैं कि भाई मैंने ऐसा नहीं कहा, परंतु उसको कुछ और समझा जाता है। उसके बाद है सांस्कृतिक और परिस्थिति जन्य कारक। इसका मतलब क्या है कि सांस्कृतिक पृष्ठभूमि और जिस परिस्थिति में संप्रेषण हो रहा है वह भी संदेश को प्रभावित करता है। उसके बाद देखिए, भावनात्मक स्थिति। प्रेषक और प्राप्तकर्ता दोनों की भावनात्मक स्थिति, जैसे गुस्सा, खुशी या तनाव, संप्रेषण की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। जैसे सपोज करो मैंने गुस्से में कुछ कह दिया तो दूसरा क्या समझेगा, मैं खुशी हूँ, वो दूसरा मतलब तनाव में है। मतलब कहने का मतलब ये कि ये बातें आपको रटने की जरूरत नहीं है। संप्रेषण क्या होता है? दो व्यक्तियों के बीच जो बातचीत है, हाव भाव है, और हम चाहे वो भावनात्मक रूप से हो चाहे कैसे भी हो, तो उसी को हम संप्रेषण कहते हैं। रटिए मत ना बिल्कुल बातों को। उसके बाद देखिए, बाल केंद्रित शिक्षण और शिक्षक केंद्रित शिक्षण में क्या अंतर है? तो जो बाल केंद्रित, ये दूसरा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, बाल केंद्रित शिक्षण में बच्चा सीखने की प्रक्रिया के केंद्र में होता है। जैसे कि आज कहा गया है कि शिक्षा बालक के लिए है, ना कि बालक शिक्षा के लिए। और जबकि शिक्षक केंद्रित शिक्षण में शिक्षक प्रमुख होता है। तो शिक्षक जो होता है, जब शिक्षक केंद्रित प्रक्रिया होती है तो शिक्षक अपने आप को तानाशाह समझता है और वो बलपूर्वक छात्रों में ज्ञान को ठूसने का, उसके बच्चों के मस्तिष्क में ज्ञान को ठूसने का प्रयास करता है। तो वह ज्ञान का एकमात्र स्रोत होता है। और बाल केंद्रित दृष्टिकोण में छात्रों की रुचियों, आवश्यकताओं और क्षमताओं को ध्यान दिया जाता है। जब हम मतलब कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात करेंगे तो वहाँ हम बच्चे के इंटरेस्ट की भी बात करेंगे, उसे क्या नीड है, उसकी क्या क्षमताएं हैं। और जब शिक्षक केंद्रित बात आती है तो वहाँ बस एक व्याख्यान हो गया या पाठ योजनाओं पर अधिक जोर दिया जाता है, क्योंकि शिक्षक अपने आप को तानाशाह के रूप में समझता है। तो वहाँ जब बात शिक्षक की आती है तो शिक्षक क्या होता है कि जब शिक्षक केंद्रित की बात होती है तो शिक्षक मतलब अपने आप को तानाशाह समझता है और बलपूर्वक छात्रों के मस्तिष्क में ज्ञान को ठूसने का प्रयास करता है और बालकों की रुचि का ध्यान नहीं रखता। परंतु जब छात्र केंद्रित शिक्षण की बात आती है तो क्या होता है, वहाँ बच्चों की रुचियों का ध्यान रखा जाता है, बच्चों की आवश्यकताओं का ध्यान रखा जाता है, बच्चों की क्षमताओं का ध्यान रखा जाता है। रटिए मत ना बिल्कुल, बातों को समझने की कोशिश कीजिए। उसके बाद देखिए, शिक्षण अधिगम सामग्री, यानी कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल, टीएलएम से आप क्या समझते हैं और शिक्षण अधिगम सामग्री कितने प्रकार की होती है? तो देखो भैया, शिक्षण अधिगम सामग्री
वे सभी उपकरण और संसाधन हैं जिनका उपयोग शिक्षक पढ़ाने और छात्रों को सीखने में मदद करने के लिए करते हैं। जैसे कि पाठ्य पुस्तकें, चार्ट, वीडियो, वास्तविक वस्तुएं, होता नहीं है चार्ट, मॉडल, डस्टर, ये सब क्या है, ये सब टीएलएम है। और ये सामग्री सीखने को अधिक संवादात्मक और प्रभावी बनाती है। इसके 3 प्रकार होते हैं। देखो, टीएल जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल होता है, इसके 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? पहली है दृश्य सामग्री, जैसे चार्ट या मॉडल जो दिखाई दे। दूसरी है श्रव्य सामग्री, जो केवल सुनाई दे, जैसे रेडियो, टेप रिकॉर्डर। और तीसरी है दृश्य श्रव्य सामग्री, जैसे वीडियो, कंप्यूटर, टीवी, टेलीविज़न। तो ये आपका जो है मतलब बात हो गई टीएलएम की। तो मैं समझता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो कभी कभी वो क्वेश्चन कह देते हैं कि भाई टीएलएम को मतलब क्या सुधार करने चाहिए, मतलब क्या सावधानी बरतनी चाहिए, उसको मतलब सूखा उसको मतलब कि कहीं भी वो गीला ना हो, सूखे में रखना चाहिए, उपकरणों का रखरखाव करना चाहिए। तो टीएलएम वो होता है जो मतलब बिल्कुल जो है एक टीचर कक्षा में यूज करता है। तो मैं समझता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। आगे है शिक्षण में क्रियाशीलता के सिद्धांत का क्या महत्व है। तो देखिए, ये जो क्वेश्चन है क्रियाशीलता का महत्व हुआ या प्रेरणा का सिद्धांत हुआ या प्रेरणा का मतलब सिद्धांत हुआ या व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत हुआ या रुचि का सिद्धांत हुआ, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको रटने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। देखो, शिक्षण के अनेक सिद्धांत हैं और शिक्षक को इस ज्ञान का होना आवश्यक है कि शिक्षक को, ठीक है, मतलब शिक्षण जो होता है, टीचिंग जो होती है, उसके बहुत सारे सिद्धांत होते हैं। और मैं आपको बताऊं, शिक्षक को बाल मनोविज्ञान का मतलब ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। अगर शिक्षक में बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होगा तो बच्चे के व्यवहार को समझेगा और उसी के अनुसार उसे निर्णय करना होता है कि वह छात्रों को पढ़ाने के लिए किस सिद्धांत का अनुसरण करे। यदि शिक्षक इस बात का ध्यान नहीं रखेगा तो वह अपने शिक्षण को कभी भी सफल और सार्थक नहीं बना पाएगा। तो मैं समझता हूँ कि आपको ये बात समझ में ही आ गई होगी। शिक्षण के बहुत सारे सिद्धांत होते हैं। जब टीचर क्लास में खड़ा होता है, देखिए जो टीचिंग होती है वो एक चाय के प्याले की तरह नहीं होती कि कोई भी उसको पी ले उठा के। तो बहुत सारे सिद्धांत होते हैं। तो शिक्षक को पता होना चाहिए कि किस सिद्धांत का अनुसरण करे ताकि वो अपने टीचिंग को सफल बना सके, सार्थक बना सके। रटिए मत, बातों को समझने की कोशिश कीजिए। जब हम किसी चीज़ को खुद करके सीखते हैं तो वह हम लंबे समय तक याद मतलब रहती हैं वो बातें हमें। और यही क्रियाशीलता का सिद्धांत है। जब भी हम मतलब लर्निंग बाय डू, जब भी हम कोई काम सीखेंगे, खुद करेंगे, तो हमें लंबे समय तक याद रहता है। और यही क्रियाशीलता का सिद्धांत है। और यह सिद्धांत कहता है कि शिक्षण में छात्रों को केवल सुनाने या पढ़ाने से काम नहीं चलेगा, बल्कि उन्हें खुद कुछ करने का मौका देना चाहिए। देखिए, मैंने इतना सारा आपको पढ़ा दिया। क्या क्रियाशीलता का सिद्धांत, लर्निंग बाय डू। एक तो अध्यापक को पता होना चाहिए कि भाई तुम्हें क्लास में किस सिद्धांत का यूज करना है ताकि उसका शिक्षण सफल हो सके, सार्थक हो सके। और मतलब कि जोर देना है लर्निंग बाय डू, जो बच्चा है खुद करके सीखे। अगर खुद करके सीखेगा तो बहुत अच्छा करेगा। रटो मत बिल्कुल भी। देखो, इस पेपर में पिछली साल बैक बहुत सारी आई थी। आप मेरे कहने से थोड़ा सा वीडियो सुनो तो मैं समझता हूँ कि आपके लिए कहीं ना कहीं लाभदायक ही जरूर सिद्ध होगा। देखो, अगर मैं आपको उदाहरण दे देता हूँ, अगर कोई किताब में, जैसे कि मैं आपसे कहूँ भाई आप किताब में पढ़ लो साइकिल कैसे चलाई जाती है, तो वो आप नहीं सीख पाओगे। लेकिन जब आप खुद साइकिल चलाने की कोशिश करोगे, गिरोगे, फिर सीखोगे, तो हमेशा के लिए पक्की हो जाएगी। तो आप कोई बाइक सीखोगे तो मैं ये थोड़ी कहूँगा किताब में पढ़ लो, ठीक है। तो अगर कोई सिर्फ किताब में पढ़े कि साइकिल कैसे चलाई जाती है तो वो सीख पाएगा? नहीं सीखेगा। लेकिन वह खुद साइकिल चलाने की कोशिश करेगा, गिरेगा, फिर सीखेगा। ऐसे ही होता था जब आप छोटे होते थे। तो इसका मतलब क्या है? लर्निंग बाय डू। ऐसी कार या मोटरसाइकिल कुछ भी चलाना है तो मैं समझता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो देखिए, आधुनिक शिक्षण विधियाँ जो इस सिद्धांत पर आधारित हैं तो वो भी हम बता ही देते हैं। आपसे पता कर सकता है कि क्रियाशीलता जो सिद्धांत है उस पर मतलब कि कौन कौन सी विधियाँ आधारित हैं। मांटेसरी, तो ये छोटे बच्चों को खेल खेल में चीज़ें सिखाई जाती हैं। तो उसके बाद क्या है, देखिए मांटेसरी जो है मारिया मांटेसरी ने दी थी और वो बच्चों को खेल खेल में सिखाती थी। परियोजना विधि, प्रोजेक्ट विधि, इसमें क्या होता है, छात्र किसी विषय पर खुद खोजबीन करते हैं, प्रोजेक्ट बनाते हैं। तो ये किलपैट्रिक ने दी थी ये विधि। उसके बाद देखिए समस्या समाधान विधि, छात्रों को किसी समस्या का हल खोजने के लिए खुद मतलब बच्चे के सामने प्रॉब्लम दे दी, इस समस्या समाधान विधि अरस्तू ने दी थी।
सुकरात ने दी थी। छात्रों को किसी समस्या का हल खोजने के लिए मतलब खुद प्रयास मतलब समस्या दी, भाई इस पे काम करो। जैसे टीचर कोई प्रॉब्लम दे देते हैं तो बच्चा खुद करता है, तो वो समस्या समाधान विधि होगी। कोई प्रोजेक्ट पे काम करना है हमें, या खेल खेल में हमको सिखाना है, तो ये सब चीज़ें क्रियाशीलता के सिद्धांत पर आधारित है। तो मैं समझता हूँ कि आपको ये सिद्धांत अच्छे से समझ में आ गया होगा। सिंपल सी मैंने बात बताई है, लर्निंग बाय डू, बस उसी पे काम करना है। देखिए पुनर्बलन कौशल क्या होता है, रेनफोर्समेंट स्किल क्या होता है, पुनर्बलन का मतलब क्या होता है। वैसे तो ये दो प्रकार का होता है, सकारात्मक और नकारात्मक। सकारात्मक में क्या होता है, छात्रों को हम प्रोत्साहित करते हैं। जैसे छात्र से क्लास में हमने कुछ जानकारी ली, बच्चे ने उत्तर दे दिया, उसको हमने बोला शाबाश, पीठ थपथपाना। तो पुनर्बलन का मतलब होता है पुनः बल देना, बालक उससे आगे बढ़ता है। तो देखिए पुनर्बलन कौशल का अर्थ है वह शिक्षण व्यवहार जिसमें छात्रों के सही उत्तरों, प्रयास को प्रोत्साहन मिले और जिससे उसके मनोबल और आत्मविश्वास में वृद्धि हो। शिक्षण में इसका महत्व छात्रों में सकारात्मक सोच विकसित करने, उनकी अधिगम प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाने और उन्हें सीखने के लिए प्रेरित करने। तो मैं समझता हूँ कि आपको रेनफोर्समेंट का समझ में आ गया होगा अच्छे से। जब क्लास में हम पढ़ाते हैं तो बच्चे ने किसी बात का उत्तर दे दिया तो हम उसको कहते हैं शाबाश, गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो ऐसा हम कहते हैं तो बच्चा क्या होता है, प्रोत्साहित होता है, आगे बढ़ता है, उसका मनोबल बढ़ता है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान देनी है। बस क्लास में जो एक टीचर स्टूडेंट के बीच में वही ये पेपर है। अब इसका महत्व क्या है, देखो आत्मविश्वास बढ़ाता है। कैसे, यह छात्रों को अपनी क्षमताओं पर विश्वास करने, अधिक प्रयास करने के लिए प्रेरित करता है। जब हम बच्चे को कहेंगे भाई वेरी गुड, तो बच्चे को बहुत अच्छा लगेगा। उसके बाद देखिए सीखने की प्रक्रिया में सुधार करता है। यह छात्रों को सही उत्तरों और प्रयासों के लिए पुरस्कृत करके अधिगम को अधिक प्रभावशाली बनाता है। सकारात्मक सोच विकसित करता है। यह छात्रों में सकारात्मक दृष्टिकोण पैदा करता है और उन्हें अपनी प्रगति में मतलब समर्थन महसूस कराता है। प्रेरणा बढ़ाता है। यह छात्रों को पाठ में भाग लेने और प्रश्नों के सही उत्तर देने के लिए प्रोत्साहित करता है, जिससे उनकी रुचि बनी रहती है। और देखिए आगे क्या है, मैं समझता हूँ कि रेनफोर्समेंट समझ में आ गया। जो क्लास में हो रहा है, बच्चे को आपने कहा कि वेरी गुड, बस आप देखिए उत्तर मिलने अपने आप शुरू हो जाएंगे। आप थोड़ा सा सोचो, क्लास में जाते हो तो क्लास में टीचर और स्टूडेंट के बीच क्या होता है, वही सब चीज़ें होती आ रही हैं। उपचारात्मक शिक्षण कहते हैं, किसे कहते हैं। इस शिक्षण में प्रयुक्त होने वाली विधियों को भी समझाइए। देखो उपचारात्मक शिक्षण से पहले निदान होना बहुत जरूरी है। निदान का मतलब होता है कमियों को जानना। जैसे आप डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर क्या कहेगा, डॉक्टर आपसे पता करेगा भैया क्या बीमारी है, ठीक है, तो वो आपकी कमियों को जानेगा। निदान का मतलब होता है कमी जानना, और निदान के बाद ही उपचार। बिना निदान के उपचारात्मक शिक्षण संभव नहीं है। तो निदान का मतलब हुआ कमियों को जानना, और उपचारात्मक शिक्षण का मतलब होता है मतलब कि अतिरिक्त शिक्षण। बच्चे को जैसे हमने क्लास में कोई चीज़ पढ़ाई, ठीक है, बच्चों की समझ में नहीं आया, तो होता क्या है कि मतलब पहले हम उनकी कमियों को पता करेंगे, भाई क्या हुआ, क्यों नहीं समझ में आया, तो फिर हम उसको अलग से पढ़ा दीजिए। यही उपचारात्मक शिक्षण होता है। तो देखिए उपचारात्मक शिक्षण एक ऐसी पद्धति है जिसमें छात्रों द्वारा की जाने वाली गलतियों, कठिनाइयों का निदान किया जाता है और फिर उन समस्याओं को दूर करने के लिए व्यक्तिगत या छोटे समूह में अतिरिक्त सहायता प्रदान की जाती है। मैंने अभी अभी आपको बताया निदान का मतलब क्या होता है, पहले बच्चों की कमियों को जानना, फिर अतिरिक्त सहायता प्रदान की जाती है, मतलब अलग से पढ़ाते हैं हम उनको। और इस शिक्षण में शिक्षक छात्रों की कमजोरियों, गलतियों की पहचान करके उन्हें सुधारने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। और इसमें व्यक्तिगत शिक्षण योजनाएं बनाना, विशिष्ट कठिनाइयों के लिए उचित शिक्षण पद्धति का चयन करना, आत्मविश्वास बढ़ाने वाली रणनीतियाँ अपनाना, तो ये सब चीज़ें होती हैं। देखिए मैंने बहुत ही शॉर्ट तरीके से बता दिया। निदान पहले करोगे, निदान का मतलब कमी जानोगे, तो कमी के बाद में उपचारात्मक शिक्षण होगा। तो वही बातें मैंने बताई हैं आपको। तो उपचारात्मक इसमें कौन कौन सी विधियाँ यूज होती हैं, देखो निदानात्मक, उपचारात्मक परीक्षण। सबसे पहले हम निदान करेंगे, निदान के बाद में क्या होगा, उनकी कमजोरियों, त्रुटियों का पता लगाएंगे। उसके बाद समस्याओं को ठीक करने के लिए उपचारात्मक शिक्षण की योजना बनाएंगे। दूसरा है व्यक्तिगत और छोटे समूह में शिक्षण। तो होता क्या है कि छात्रों को की व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुसार यह शिक्षण या तो व्यक्तिगत रूप से या छोटे छोटे समूह में प्रदान किया जाता है, जहाँ प्रत्येक छात्र को उनकी गति के अनुसार सीखने का मौका मिलता है। तो वही है ना कि बच्चे को अलग से पढ़ाना है, छोटे समूह में पढ़ाना है। अब देखिए किन्हीं 4 शिक्षण सूत्रों का
वर्णन करते हुए उनकी उपयोगिता बताओ। देखो, जो शिक्षण सूत्र होते हैं वो शिक्षण को प्रभावी बनाते हैं। तो देखिए, जैसे कि पहला है ज्ञात से अज्ञात की ओर। इसमें क्या होता है कि इस शिक्षण सूत्र के अंतर्गत बालक जो कुछ भी पहले से जानता है उसको आधार बनाकर उन बातों को बताया जाता है जो वह नहीं जानता। जैसे बच्चे को जोड़ बताना है तो उन्हें गिनती बताते हुए जोड़ को बताना चाहिए। ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि इस शिक्षण सूत्र में क्या होता है, मतलब प्रीवियस नॉलेज को न्यू नॉलेज के साथ आपको लिंक करना है। तो इस शिक्षण सूत्र में पहले जो भी कुछ बालक पहले से जानता है तो उसी को आधार बनाकर उन्हीं बातों को बताओ जो वो नहीं जानता है। तो जैसे बच्चे को जोड़ सिखाना है तो गिनती बताते हुए हम बताते हैं। जैसे बच्चा 5 और 2 7 जोड़ता है, ठीक है ना, तो बच्चा क्या करेगा, उंगलियों पर हिसाब लगाता है, 5 5 से आगे 2 करता है, 6 7 इस तरह से। तो जो ज्ञात है ज्ञात से अज्ञात की ओर। उसके बाद देखिए दूसरा है स्थूल से सूक्ष्म की ओर। तो इसमें क्या होता है कि देखो, इस शिक्षण सूत्र के अंतर्गत वस्तु या संदर्भ की जानकारी सूक्ष्मता की ओर दी जाती है। जैसे प्रारंभिक कक्षा में गिनती सीखते समय गोलियों, तिलियों या मतलब अन्य रोचक, ये देखिए ये आपका जो है स्थूल होगा। ठीक है, होता नहीं है स्थूल से, जैसे कि गोलियां हुई, गोलियां गिन लो 1 2 3, तो सूक्ष्म की ओर। तो ये इस तरह से आपको सीखना होता है। तीसरा है सरल से कठिन की ओर। तो इसमें क्या होता है, इस शिक्षण सूत्र में क्या होता है, पहले आसान बातों को पहले समझाया जाता है, फिर उन वस्तुओं या तथ्यों को समझाया जाता है जो कठिन होते हैं। जैसे यदि आप बच्चों को हिंदी पढ़ाना चाहते हो तो पहले उसे का खा गा घा ऐसे सिखाओगे, फिर राम श्याम ऐसे सिखाओगे। तो देखा नहीं है बच्चे को, मतलब एपएनआर आप आम, छोटी फैमिली बड़ी सही, फिर पूरा सिखाते हैं। तो ये सरल से कठिन की ओर है। उसके बाद है पूर्ण से अंश की ओर। इस शिक्षण सूत्र के अंतर्गत सबसे पहले पूर्ण विषय की जानकारी देते हैं, फिर उसके अंश की। जैसे पेड़ है, कोई पूरा पेड़ है तो हम बताएंगे तना है, ये जड़ है, ये पत्ती है। तो पहले पूरा पेड़ दिखा दिया, फिर उसके बारे में बता दिया। तो जैसे कि बालक को पहले कोई वाक्य बोल दिया मैंने, कोई भी वाक्य, मैं जाता हूँ या मैं खाना खाता हूँ, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, उसमें कर्ता की बताएंगे, फिर क्रिया का बताएंगे, फिर कर्म का बताएंगे, यानी कि पूर्ण से अंश की ओर। तो इस तरह से ये शिक्षण सूत्र थे। उसके बाद देखिए आगे क्वेश्चन है, शिक्षण में प्रेरणा के सिद्धांत का क्या महत्व है। जैसे क्रियाशीलता का सिद्धांत है, या प्रेरणा का सिद्धांत है, या रुचि का सिद्धांत है, इनमें से क्वेश्चन हमेशा आता है। आप बस थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैं सबसे पहले आपको एक बात बताऊं, देखिए मोटिवेशन जो होता है ये हमारे क्यों का उत्तर देता है। मोटिवेशन, आप डीएलएड क्यों कर रहे हो, ठीक है, हमारे कोई भी हम, आप बीटीसी जो कर रहे हो, डीएलएड कर रहे हो, तो आप कहीं ना कहीं से मोटिवेट हुए होंगे, तभी आप डीएलएड कर रहे हो। तो ये हमारे प्रेरणा जो होती है हमें क्यों का उत्तर देती है। हम यानी कि जो छात्र होता है सारी सारी रात क्यों पढ़ता है, किसान तपती दोपहर में हल क्यों जोतता है, हम किसी से प्यार क्यों करते हैं, किसी से घृणा क्यों करते हैं, यानी कि क्यों का उत्तर मिलेगा, वही मोटिवेशन है, आपको ध्यान देना है। तो देखिए इसमें क्या होता है, शिक्षण में प्रेरणा सिद्धांत का महत्व यह है कि छात्रों को सीखने और सफलता के लिए प्रेरित करता है, जिससे वे कक्षा में अधिक सकारात्मक और व्यस्त दृढ़ रहते हैं। यह छात्रों में आंतरिक रुचि को बढ़ावा देता है और चुनौतीपूर्ण कार्यों को पूरा करने और गहराई से सीखने के लिए प्रोत्साहित करता है। इससे छात्रों का ध्यान भटकता नहीं है, उनकी ज्ञान ग्रहण करने की क्षमता में सुधार होता है। तो मैंने वही बातें बताई, देखिए जो आप ये मोटिवेशन करता है, मोटिवेट करता है, हमारे क्यों का उत्तर देता है। और अगर हम मोटिवेट होकर अच्छे से काम करेंगे तो हम कभी भी नहीं भटक सकते, अच्छे से करेंगे। इसके कुछ लाभ होते हैं। देखिए जब छात्र प्रेरित होते हैं तो वे अधिक ऊर्जावान और सकारात्मक महसूस करते हैं। जब आप किसी को मोटिवेट करोगे ढंग से तो बच्चे के अंदर बहुत सारी ऊर्जा आ जाती है, प्रैक्टिकली सोच कर देखो, जिससे वे कक्षा की गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। आगे प्रेरणा छात्रों में अधिक सकारात्मक व्यवहार विकसित करती है, जैसे कि गलतियों से सीखना और लगातार प्रयास करना। प्रेरित छात्र अपनी पूरी क्षमता हासिल करने की अधिक संभावना रखते हैं, जिससे उनके शैक्षिक प्रदर्शन में सुधार होता है। प्रेरणा छात्रों की चुनौतियों और असफलताओं के बावजूद लगे रहने में मदद करती है। तो मैं समझता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा मोटिवेशन, यानी कि जब हम किसी को मोटिवेट करते हैं तो जो मतलब छात्र एकदम से बहुत अच्छा महसूस करता है और बालक वही मतलब करना चाहता है जो हम करवाना चाहते हैं।
उसके बाद देखिए माइक्रो टीचिंग। देखो माइक्रो टीचिंग क्या होती है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए पहले क्या होता था, सूक्ष्म शिक्षण, इसकी शुरुआत अमेरिका में हुई थी। तो एक थे एलन, तो एलन ने इसकी शुरुआत की थी। पहले ऐसा होता था कि कोई भी स्किल नहीं था टीचिंग के लिए, तो ऐसे ही पढ़ा देते थे। तो इन्होंने क्या काम किया था, पहले ये जैसे कोई टीचर पढ़ा रहा होता था तो उसकी रिकॉर्डिंग करते थे। तो रिकॉर्डिंग के बाद में फिर वो टीचर क्या होता था, उसको बताते थे कि भाई तुम्हारी गलतियाँ कहाँ कहाँ पर हैं। तो इस तरह से मतलब कि माइक्रो टीचिंग होता क्या है, सूक्ष्म शिक्षण को, सूक्ष्म शिक्षण समझ शिक्षण को लघु क्रियाओं में बांटना। यानी कि ये 6 मिनट का होता है वैसे तो 6 मिनट उसकी रिकॉर्डिंग होती है, और जो गलतियाँ होती हैं फिर उनमें सुधार बताया जाता था। पहले कोई टीचिंग स्किल नहीं था तो यही तरीका था, फिर धीरे धीरे मतलब टीचिंग स्किल डेवलप हो गए। उसके बाद देखिए माइक्रो टीचिंग का जो चक्र होता है वो क्या होता है, ये 36 मिनट का होता है। कैसे, देखिए सबसे पहले जब सबसे पहले क्या होगा, जब आप पढ़ाओगे 6 मिनट पढ़ाओगे, और आपका फीडबैक भी, जो भी आपका फीडबैक करेगा, भाई जब पढ़ा 6 मिनट रहे हो तो 6 मिनट ही फीडबैक होगा। अगर गलतियां हैं तो फिर 12 मिनट दोबारा से रीप्लान का मौका दिया जाता है। फिर आप दोबारा से 6 मिनट पढ़ाओगे, दोबारा से फिर क्या होगा, फीडबैक होगा। तो टोटल 36 मिनट का इस तरह से होता है। तो मैं समझता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखिए शिक्षण और प्रशिक्षण में क्या अंतर होता है। देखो टीचिंग क्या होती है, टीचिंग जो होती है, पहले मैं शिक्षण की बात करूंगा फिर प्रशिक्षण की बात करूंगा। टीचिंग और ट्रेनिंग। टीचिंग क्या होती है, शिक्षण में आदतों का निर्माण किया जाता है। जब हम पढ़ाते हैं तो बच्चों में आदतों का निर्माण करते हैं। दूसरा क्या है, किसी भी वस्तु के सैद्धांतिक पक्षों तथा ज्ञान के प्रतिपादन से संबंधित होता है। भाई हम सिद्धांत बताते हैं कि उसने ये कहा, उसने वे कहा। शिक्षण ज्ञान प्रदान करता है। शिक्षण विभिन्न कौशलों द्वारा होता है, बहुत सारे स्किल होते हैं जिसका यूज होता है, और शिक्षण द्वारा शिक्षा के उच्च स्तरों को प्राप्त किया जाता है। यानी कि जो टीचिंग से होता है क्लास में, वही सब बातें यहाँ बताई गई हैं। प्रशिक्षण क्या होता है, जैसे आप डीएलएड का ले रहे हो प्रशिक्षण, इसमें आदतों को स्वरूप प्रदान किया जाता है। इसका संबंध व्यवहार परिवर्तन और दक्षता विकास से होता है। हम आपके व्यवहार में भी चेंज करते हैं। प्रशिक्षण शिक्षण द्वारा प्राप्त ज्ञान को आगे बढ़ाता है, और प्रशिक्षण में विभिन्न कौशलों को अर्जित करने की प्रक्रिया, मतलब वहाँ आपको स्किल बताए जाते हैं या आप स्किल अर्जित करते हो। प्रशिक्षण द्वारा व्यक्ति को शिक्षा के उस स्तरों पर मतलब नहीं ले जाया जा सकता। ठीक है। उसके बाद देखिए गतिविधि आधारित शिक्षण की उपयोगिता, यानी कि गतिविधि एक्टिविटी महत्व बताइए। देखो गतिविधि क्या होता है, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग क्या होता है। अगर छात्र सक्रिय रूप से शामिल करके सीखने को रुचिकर बनाता है, जिससे ज्ञान को याद रखने में मदद मिलती है और महत्वपूर्ण कौशल विकसित करते हैं। इसका महत्व छात्रों की रचनात्मक आलोचनात्मक सोच, सामाजिक कौशल को बढ़ावा देना, आत्मविश्वास बढ़ाना, सिद्धांत को व्यवहारिक अनुभव से जोड़ने में है। शिक्षण को रटने की बजाय समझने और प्रयोग करने पर केंद्रित रहता है, जिससे सीखना अधिक प्रभावशाली होता है। भाई अगर एक्टिविटी गतिविधि आधारित शिक्षण होगा तो क्या होता है कि मतलब बच्चा जो होता है उसमें क्रिएटिविटी आएगी, आलोचनात्मक मतलब बहुत सारे स्किल डेवलप हो जाएंगे। ठीक है, रटेगा नहीं, और बच्चा जो है मतलब उसको व्यवहारिक अनुभव से जोड़ के देखेगा। तो यही सब चीज़ें हमें बतानी है क्लास में, मतलब क्या होता है गतिविधि आधारित शिक्षण जो होता है। अब हमने क्लास में कोई काम दे दिया तो उसे रटोगे थोड़ी आप, तो क्या करोगे आप, डिस्कशन करोगे, समझोगे, और ऐसी बातें हम कभी नहीं भूलते, पेपर में भी नहीं भूलते। तो उपयोगिता और महत्व क्या होता है, स्मरण शक्ति में वृद्धि, रचनात्मक और आलोचना, रचनात्मक क्रिएटिविटी, आलोचनात्मक मतलब क्यों, कब, कैसे, ये सब चीज़ें। सामाजिक और व्यवहारिक, अरे भाई जब आपके सामने कोई समस्या रख दी तो क्या होगा, आपको काम दे दिया तो आपकी समझ में नहीं आ रहा, आप साथी से पूछोगे, साथी से पता करोगे तो समाज का विकास होगा आपके अंदर ही। दूसरे से आपके अंदर व्यवहारिक कौशल जो स्किल होता है वो विकसित होगा, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, आपकी अभिव्यक्ति में सुधार होगा। सब वही चीज़ें हैं, मतलब कि अगर आप थोड़ा सा भी सोचोगे तो आराम से कर पाओगे। उसके बाद देखिए खेल विधि पर आधारित शिक्षण पद्धति का उल्लेख करो। देखो खेल विधि पर, जब हम खेल विधि पर आधारित शिक्षण पद्धतियों में संवेदी खेल, भूमिका निभाना, कहानी कहना, सहकारी खेल शामिल है। ठीक है, कहानी, ये सब चीज़ें क्या है कि जो रोल प्ले करते हैं बच्चा, कहानी कहते हैं। ठीक है, ये तरीके बच्चों को खेल खेल में ज्ञान और कौशल सिखाने में केंद्रित है। जो संज्ञानात्मक, संज्ञान का मतलब होता है गेटिंग टू नो, जानकारी प्राप्त करना।
सामाजिक और भावनात्मक विकास को बढ़ावा देते हैं। अब देखो कैसे संवेदी खेल कौन से होते हैं। इसमें बच्चा स्पर्श करके, गंध के द्वारा, देखकर, ध्वनि, स्वाद को सक्रिय करने वाली गतिविधि का उपयोग करता है। कैसे? पानी या रेत से खेलना, छोटा बच्चा पानी या रेत से खेलता है। अलग अलग बनावट वाली वस्तुओं को छूना, रंगीन पानी और गंध वाली चीज़ों के साथ प्रयोग करना। बच्चा होता नहीं है, छोटे छोटे बच्चों में क्रिएटिविटी बहुत होती है, तो वही चीज़ कह रहे हैं ये कैसे। दूसरा है भूमिका खेल या कल्पनाशील खेल। तो बच्चे विभिन्न भूमिकाओं को निभाकर और कल्पनाशील परिदृश्यों में भाग लेकर सीखते हैं। कैसे? जैसे बच्चे होते हैं ना, तू डॉक्टर बन गया, मैं मरीज बन गया, ठीक है, और कोई भी मतलब मैं काम करने वाला हूँ, या मैं पुलिस हूँ, तुम चोर हो, इस तरह की बातें करते हैं तो बच्चा इस तरह से सीखता है। कहानी कहना और कठपुतली खेल। जैसे कहानी और कठपुतली का उपयोग बच्चे की इमेजिनेशन और भाषा कौशल को विकसित करता है। अगर तुम बच्चे को कहानी सुनाओ, जैसे अब तो खैर बड़े बूढ़े होते नहीं हैं, पहले बड़े बूढ़े होते थे, दादा दादी, तो आज भी होते हैं, परंतु आज हम एकल परिवार में रहते हैं। तो दादा दादी जब कहानी कहते थे तो बच्चा क्या करता था, इमेजिनेशन करता था। तो कहने का मतलब ये है कि बच्चे को कहानी सुनाना, कठपुतली, मतलब ये बातें बच्चा सीखता है। उसके बाद कोऑपरेटिव यानी कि सहकारी खेल। इसमें छात्र एक साथ मिलकर काम करते हैं, जिससे उनके सामाजिक कौशल और समस्या समाधान की क्षमता विकसित होती है। जैसे कि मतलब टीम गेम या समूह असाइनमेंट के माध्यम से सहयोग मतलब करना। उसके बाद संज्ञानात्मक, वैसे 4 दे देना बहुत है, परंतु मैंने 5-6 लिख दिए। संज्ञानात्मक और भाषाई गतिविधि, ऐसी गतिविधियां जो बच्चों की सोच और भाषा क्षमता को बढ़ाती हैं, जैसे पहेलियां सुलझाना, ठीक है। उसके बाद प्रकृति आधारित गतिविधियां, ये सब वो गतिविधियां हैं कि जो बच्चा जिनसे सीखता है। तो प्राकृतिक वातावरण में गतिविधियों के माध्यम से सीखना। अब बच्चा देखिए कैसे बाहर घूमना, पत्तियां इकट्ठा करना, प्राकृतिक रंगों का उपयोग करके पेंटिंग बनाना, तो ये सब चीज़ें मतलब होती हैं। आगे देखिए शिक्षा में मानचित्र और चार्ट की उपयोगिता। देखिए ये क्या होता है, ये एक टीचिंग एड की तरह काम करता है। तो जैसे हम मानचित्र दिखाएंगे बच्चे को, तो आपको जैसे जम्मू कश्मीर की बात बतानी है, तो क्या बच्चे को जम्मू कश्मीर थोड़ी ले जाओगे, आप मानचित्र में बता दीजिए भाई चेरापूंजी कहाँ है, सबसे अधिक वर्षा होती है, और हमारा मतलब मध्य प्रदेश कहाँ है, राजस्थान कहाँ है, अरावली पहाड़ी कहाँ है, ये सब चीज़ क्या है, टाइगर है, जैसे मतलब कोई भी यहाँ टाइगर ज़्यादा पाया जाता है। तो क्या होता है कि शिक्षा में मानचित्र की उपयोगिता अमूर्त विचारों को दृश्य, मतलब जिसको हमने देखा नहीं है फिर भी हम उसको प्रस्तुत करते हैं, जटिल जानकारी को सरल बनाना, छात्रों की अवधारणाओं को गहराई से समझने में मदद करना, वे छात्रों को स्थानिक जागरूकता विकसित करने, डेटा का विश्लेषण करने, विभिन्न विषयों के बीच संबंधों की पहचान करने में मदद करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि मानचित्र जो मैप आप बच्चे को दिखाओगे कि ये स्टेट कहाँ है, ये केंद्र शासित प्रदेश कहाँ है, ये हमारे देश की राजधानी है, मतलब कि बच्चे में क्या होगा कि बहुत सारी चीज़ें मतलब सीखेगा बच्चा, विश्लेषण करेगा और संबंधों की पहचान करेगा। और शिक्षा में मानचित्र की क्या उपयोगिता है, देखिए स्थानिक जागरूकता बढ़ाना, मतलब ये कहाँ पर है, क्या है, जानकारी को स्पष्ट करना, बच्चे में रचनात्मक सोच होगी, क्रिएटिविटी बढ़ेगी, समस्या समाधान को बढ़ावा मिलेगा। और चार्ट का क्या मतलब होता है, जटिल डेटा को सरल बनाना, अवधारणाओं को स्पष्ट, जो भी कॉन्सेप्ट होते हैं उनको हम स्पष्ट कर सकते हैं, जो चार्ट होते हैं। तुलना और विश्लेषण को सक्षम बनाना, विभिन्न प्रकार की जानकारी प्रस्तुत करना, जो चार्ट होता है, हम चार्ट बनाते हैं, ताजमहल बना दिया तो भाई लाल किला बना दिया, या कोई माइट्रोकाइंडिया बना दिया, कुछ भी बना दिया, ठीक है। शिक्षण में रुचि के सिद्धांत को समझाइए। देखिए रुचि से बढ़कर कोई भी चीज़ नहीं है, मैं आपको बताऊं 14 साल तक रुचियां बदलती रहती हैं, उसके बाद उनमें स्थायित्व आ जाता है। तो इसका इंटरेस्ट का मतलब क्या है कि जब हमें किसी चीज़ में रुचि होती है तो हम उसे मन लगाकर सीखते हैं और जल्दी ही याद भी रखते हैं। लेकिन अगर किसी विषय में रुचि ना हो तो वो उबाऊ लगने लगता है। इसलिए अध्यापक का यह काम है कि वह छात्रों की रुचि बनाए, यदि रुचि ना हो तो पहले उसे जगाए। यानी कि अगर बच्चा देखो इंटरेस्ट नहीं ले रहा है तो अध्यापक का ही काम है उसको इंटरेस्ट को पैदा करना। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार ऐसा हुआ, एक बच्चे को मेडिकल की मेन ब्रांच में जाना था, तो उसको मिल गई वेटनरी यानी कि पशुओं का डॉक्टर की उसे ब्रांच मिल गई। उसके नंबर कम थे तो उसने बेमन से एडमिशन ले लिया। तो यानी कि माता पिता के दबाव में उसने दाखिला ले लिया वेटनरी में, पशुओं के डॉक्टर में।
तो होता क्या है कि वो बेमन से पढ़ता रहा। जब एक दिन प्रैक्टिकल हुआ तो एग्जामिनर ने पूछा बैल के मुंह में कितने दांत होते हैं, तो उसने उत्तर दिया 32। तो एग्जामिनर ने पूछा आप ऐसा उत्तर क्यों दे रहे हो जबकि बैल के मुंह में 32 दांत नहीं होते। तो उसने कहा कि मैंने बेमन से, मेरा मन नहीं था वेटनरी में मेडिकल की मेन ब्रांच में जाना था। तो उन्होंने उनको समझाया स्टूडेंट को कि देखिए कोई भी ब्रांच बुरी नहीं होती, और मतलब कि फिर उसने इंटरेस्ट लिया तो वही बच्चा आगे चलकर एक साइंटिस्ट बना। तो ये एक अध्यापक का काम होता है, बच्चों को मोटिवेट करना, बच्चे में इंटरेस्ट पैदा करना। तो अगर छात्र में रुचि नहीं है तो उसे जगाए। ठीक है, मैं समझता हूँ आप समझ गए होंगे। तो आप ये कहानी भी लिख सकते हो जो मैंने अभी आपको कहानी बताई है। तो इसमें क्या होता है कि छात्रों को जब हम इंटरेस्ट कैसे पैदा करेंगे, छात्रों को उनके जीवन का लक्ष्य समझना। जब छात्र यह समझ जाए कि पढ़ाई उसके भविष्य में कितनी ज़रूरी है तो वो खुद सीखने में रुचि दिखाएंगे। मतलब बच्चे को पता चल गया ना कि मतलब पढ़ाई कितनी ज़रूरी है तो बच्चा खुद इंटरेस्ट लेगा। पढ़ने की जिज्ञासा जगाना, यदि कोई चीज़ रोमांचक लगेगी तो छात्र खुद उसे जानना चाहेंगे। ठीक है, तो मतलब आप क्लास में कुछ भी, जैसे आप ये कह दो कि पानी में आग लगानी है, पानी में कैसे आग लग सकती है, बड़ा एक अजीब सी बात होगी ना। तो रोमांचक लगी उनको ये बातें, तो अलग से जानेगा, बताओ जी कैसे आग लगाओगे पानी में। तो ऐसी बातें अध्यापक को करनी चाहिए। मेरा एक कहना है, देखिए क्लास में पढ़ाओ मत पढ़ाओ, माहौल पैदा रखो, बस बच्चा इंटरेस्ट लेगा, मोटिवेट भी होगा, इंटरेस्ट भी लेगा, सब काम होंगे। पाठ का उद्देश्य स्पष्ट करना, जब छात्र समझेंगे कि जो पढ़ रहे हैं उसका उपयोग है तो उसे ध्यान से पढ़ेंगे। पाठ को छात्र के दैनिक जीवन से जोड़ना, अगर कोई चीज़ हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़ी हो तो हम ज़्यादा मतलब आकर्षित होते हैं। ठीक है, तो देखिए जैसे अगर हम बात करें पैसे की बात करें, भाई हम दैनिक जीवन से हम गणित की बात करें, इतने पैसे, पैसे से घर बना सकते हो, सब कर सकते हो, तो हम ज़्यादा आकर्षित होते हैं। सहभागी शिक्षण के उद्देश्य बताइए। देखो, सहभागी शिक्षण के मुख्य उद्देश्य छात्रों को सक्रिय रखना, उन्हें स्थायी ज्ञान प्रदान करना, उनके सर्वांगीण विकास को बढ़ावा देना है, और यह कक्षा में सौहार्दपूर्ण और आनंददायक वातावरण बनाता है और छात्रों को उनकी महत्वपूर्ण भूमिका का एहसास कराता है, जिससे वे सीखने की प्रक्रिया में पूरी तरह से शामिल होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि सहभागी का मतलब है कि शिक्षक और छात्र दोनों सक्रिय हैं, एक्टिव हैं। तो अब ये नहीं है कि शिक्षक पोडियम पे जाके खड़ा हो गया और किताब में देख के बालकों को पढ़ा रहा है, तो बच्चा कभी आनंद नहीं लेगा। उसको मतलब कि अध्यापक को बिल्कुल एक्टिव रहना है, कक्षा में घूमते हुए पढ़ाना है, उधर से उधर जाकर। और मतलब कि जब अध्यापक इस तरह से पढ़ाता है तो क्या होता है कि दोनों ही एक्टिव होते हैं। ठीक है, और स्थायी ज्ञान प्रदान करना, सर्वांगीण विकास करना, कक्षा में सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाना, समस्या समाधान कौशल विकसित करना, लोकतांत्रिक निर्णय लेने को बढ़ावा देना। तो जब बच्चे किसी बात को करते हैं तो वो अच्छे से काम कर लेते हैं। तो ये इस तरह से मैंने 15 क्वेश्चन आपको सेलेक्ट किए थे। तो मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेंगे। और ये जो पूरा पेपर है, ये वो पेपर है जो कक्षा में अध्यापक और टीचर और स्टूडेंट के बीच हो रहा है। तो आप आराम से, मैंने ये वैसे तो आपको 10 क्वेश्चन आएंगे, परंतु मैंने 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लिया है और मैं विश्वास के साथ जो है ये मैंने प्रश्न बनाए हैं आपके लिए। क्योंकि ये जो पानीपत का युद्ध शुरू होने जा रहा है आपका 27 तारीख में, पानीपत का युद्ध है बिल्कुल, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। कॉन्फिडेंस के साथ आप 15 क्वेश्चन ये सुनिए, और भी थोड़ा थोड़ा फालतू पढ़ सकते हो तो पढ़ लेना। तो ये क्वेश्चन आपको ज़रूर लघु उत्तरीय प्रश्न है, आपको ज़रूर मिलेंगे। मैं आपको यहाँ सिर्फ एक बात बताना चाहूँगा, देखिए पेपर किस तरह से करना है। 2 घंटे का पेपर होगा ये। तो 2 घंटे के पेपर में आप जो है पूरे कम से कम 20-25 मिनट में आप अपने ऑब्जेक्टिव निपटा दीजिए। 15 ऑब्जेक्टिव आएंगे आपको। अगले 25 मिनट में आप अपने जो है वेरी शॉर्ट क्वेश्चन कर लीजिए, उसमें भी 15 क्वेश्चन आएंगे। तो इस तरह से आपके 50 मिनट समाप्त हो गए। आपके पास बचते हैं 70 मिनट। 70 मिनट में आपको 10 शॉर्ट क्वेश्चन करने, लघु उत्तरीय करने। तो मैं कहता हूं कि आप जो है 7 मिनट में एक शॉर्ट करें, यानी कि जितना आप जानते हैं वो लिखें। मतलब कि 7 मिनट घड़ी में देख के, फिर अगले 7 मिनट में दूसरा। इसी तरह से 70 मिनट में आप 10 क्वेश्चन करें।
और बिल्कुल भी कुछ ना छोड़ें, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। सब वही दिमाग में जो क्वेश्चन, मतलब भी जो भी क्वेश्चन आपसे पता कर रहा है वो बिल्कुल आप क्लास में पहुंच जाइए, आपको उत्तर मिलेगा 100%। अगर आपने क्लास की होगी, अरे इतने बड़े हो गए, डीएलएड ग्रेजुएशन के बाद कर रहे हो, क्लास तो की होंगी आपने, आप बहुत अच्छा कर पाओगे। तो इस तरह की मतलब घड़ी लेके जाइए, 25 मिनट में ऑब्जेक्टिव करिए, अगले 25 मिनट में वेरी शॉर्ट करिए, और बचे आपके पास 70 मिनट। 7 मिनट में एक शॉर्ट करना है, लघु उत्तरीय करना है। जहाँ 7 मिनट समाप्त हो जाए, अगले 7 मिनट में दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे ही करके आप इतना अच्छा पेपर करके आओगे, 40 से 45 नंबर तक आराम से आ जाएंगे। बिल्कुल आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। सब चीज़ें मैंने आपको मतलब बताने की कोशिश की है। तो अगर कहीं ना कहीं ये वीडियो आपके लिए लाभदायक सिद्ध हो तो एक कमेंट्स करें, और भैया लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। अगर आप कहोगे तो मैं सीडीपी का वीडियो अभी बनाऊंगा, और अगर पसंद नहीं आया तो फिर नहीं बनाऊंगा। तो मेरी तरफ से सभी बच्चों को जो है एग्ज़ाम की शुभकामनाएं। आपका दिन अच्छा रहे और पेपर आपका बहुत अच्छे से हो।